नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सबाई ग्रुप के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके लिए वो है 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको डिटेल से बताए जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो क्या आपसे कहा गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 73वें संशोधन में। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 73वां संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 73वें संशोधन में। और 73वां संशोधन कब हुआ था, 1992 में। अब दोस्तों, इसी के साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने नाम सुना होगा नगर पालिका का, ठीक है, नगर पालिका। अब आपसे पूछा जाए कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है, इसे याद करेगा। 73 के बाद इसका नंबर लगा था, 74वां था ये संशोधन। और कब हुआ था, ये हुआ दोस्तों 1993 में। तो यहीं से आप दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ गया है। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित निम्नलिखित आधार स्थानों को मिलान कीजिए। अब दोस्तों देखिएगा, यूरोपीय जो थे उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, तो किस स्थान पर स्थापित की थी आपको ये बताना है। जैसे पुर्तगालों ने अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी, पणजी में। तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे डच के लिए मुसलीपट्टनम, ये बिल्कुल सही है। अगला है अंग्रेज के लिए है मद्रास। और चौथा फ्रांसीसी के लिए पांडिचेरी। तो ये चारों बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चारों कैसे हैं, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है वो कौन सा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये सभी इनके स्थान है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी कंपनियाँ स्थापित की थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 38 नंबर दोस्तों है कि निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। मतलब महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं 2011 के अनुसार किस राज्य में। उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम दोस्तों है बिहार, ठीक है। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, कितनी है, 51.5%। याद कर लीजिएगा, 51.5% महिला साक्षरता दर कहाँ की है, बिहार की है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर की अगर बात करें तो आता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। यहाँ पर जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ की जो साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 52%, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा बिहार और दूसरे पर कौन सा आएगा, राजस्थान। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं, 12 नवंबर को। याद कर लीजिएगा, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है 14 नवंबर क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर को होता है। 23 दिसंबर, अब इसको क्या मनाते हैं, 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस, ठीक है, फार्मर्स डे यहाँ पर होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग, फार्मर्स डे। 11 अक्टूबर आपका बचा हुआ है। 11 अक्टूबर किस रूप में आते हैं, जयप्रकाश जयंती, ठीक है, जयप्रकाश जयंती। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ याद कर सकते हैं कि 14 नवंबर बाल दिवस, 23 दिसंबर फार्मर्स डे मतलब किसान दिवस, 12 नवंबर निमोनिया दिवस और 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर चारों बता दिए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करिएगा। अगर आपको एक बार में याद ना हो तो अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर दोस्तों यहाँ पर है, कह रहा है ओलंपिक खेलों में पदक विजेता को मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। जो ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होता है उसे हर महीने, प्रत्येक महीने कितने रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं, तो कितने की पेंशन मिलती है उसे,
10,000 रुपये की, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है, इसे भी याद करिएगा, 10,000 रुपये। 41 को देखेंगे दोस्तों, बाराबती स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है? कौन सा स्टेडियम है? बाराबती स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए, ठीक है, क्रिकेट के लिए। अब दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों है, ये भी याद करिएगा, ये कहाँ पर है? कटक में स्थित, ठीक है, कटक। तो आप याद कर लीजिएगा कि बाराबती स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? कटक में है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, मतलब क्या होगा? 42 नंबर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसका निर्माण किसने किया था? बिमल पाल ने, ठीक है, बिमल पाल ने इसका निर्माण किया था। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक पर्वत का नाम है, क्या नाम है? माउंट आबू पर्वत। क्या नाम उसका है? माउंट आबू पर्वत, ठीक है, ये एक पर्वत है, आप सुना होगा नाम आपने। तो ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो इस माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है, ठीक है, इस पर्वत पर स्थित है। ये पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है। आप ये भी याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप उन्हें चाहे नोट कर लें या उन्हें याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43, मतलब 43 नंबर। वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद कितने राज्यों में है? कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है, आप ये भी याद रखिएगा। जिसमें से आपसे पूछा गया वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है? 75, ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 75 सीटें यहाँ पर हैं। आगे देखिए 44 नंबर, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? कितनी बार बने हैं? 5 बार, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? नीतीश कुमार। कहाँ के? बिहार के। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर, पटना नगम निगम की स्थापना कब हुई थी? कौन सा निगम है? पटना नगम निगम। अभी दोस्तों आपने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, नंबर 1 पर ही देखा, एक था नगर पालिका, आपने नाम सुना था कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? कब? 74वें, ठीक है, 74वां संशोधन था उसमें। और ये कब हुआ था दोस्तों? आपको याद करना है, ये कब हुआ था? ये 74वां जो है ये हुआ था 1900 कब हुआ था? 93 को, ठीक है, 1993 को ये हुआ था। ये तो आपने यहाँ से याद किया है। अब इसके बाद दोस्तों अगर पटना की बात की जाए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1952 में, ठीक है, तो आप इसे याद करिएगा। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता चुका था, वो अलग टाइप का वाला था, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए और इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 46 नंबर, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? शीघ्र पलायन माने भाग जाने की प्रवृत्ति हो, मतलब अपने पास रुके ना, मतलब हमारे पास आई तुरंत चली गई, तो ऐसी मुद्रा कहते हैं गर्म मुद्रा, ठीक है, गर्म मुद्रा कहते हैं। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर क्या है? बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो उसका भी राइट आंसर यही होता, बिहार बंधु। तो आप याद कर सकते हैं, चाहे आपसे बिहार का कहे चाहे भारत का कहे, ठीक है, अगर हिंदी साप्ताहिक पत्र कहेगा तो आपका कौन सा होगा? बिहार बंधु होगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों की बात करें कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र पूछा है। अब क्या पूछा है? समाचार पत्र। अब समाचार पत्र कौन सा होगा? तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि समाचार पत्र जो है वो होगा बंगाल गजट। कौन सा होगा? बंगाल गजट। याद कर लीजिए दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ आप याद कर लीजिए, एक है, देखिए ये समाचार पत्र है, खाली है बंगाल बजट। अब आपसे कहा जाए हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, हिंदी, अब आपका यहाँ लगा दिया है हिंदी समाचार पत्र। अब ये कौन सा है? तो हिंदी समाचार पत्र की बात की जाए तो है उदांत मारतंड, ठीक है, उदांत मारतंड है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर, 48 नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। 48 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि सौम्यजीत घोष किस खेल से संबंधित हैं? खिलाड़ी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सौम्यजीत घोष। आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, टेबल टेनिस से। अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप याद करिएगा, टेबल
टेनिस से। और इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक खेल होता है फुटबॉल, आप सभी को पता होगा फुटबॉल। इसका दोस्तों सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कहते हैं, ठीक है, सबसे महान खिलाड़ी कौन है? अगर महान खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो नाम है उसका, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पेले नाम उसका है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। महान खिलाड़ी किसका? फुटबॉल का। आगे देखेंगे 49 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब क्या है? GST पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? GST पास करने वाला दूसरा राज्य पूछा गया है, दूसरा है दोस्तों बिहार, ठीक है, नंबर 2 पर है बिहार। अगर पहला आ जाए तो पहला है असम, तो आप यहाँ पर दोनों याद कर लें, ठीक है। GST पास करने वाला पहला राज्य कौन सा? असम। दूसरा कौन सा है? बिहार। 50 दोस्तों यहाँ पर आ चुका आपके लिए। 50 नंबर दोस्तों आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अवैध धन की जांच के लिए कौन सी पोर्टल का आरंभ किया था? ठीक है, RBI ने अवैध धन की जांच के लिए कौन सी पोर्टल का आरंभ किया था? इसका नाम क्या था? सचेत। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? ए वाला, ठीक है, सचेत। आगे देखिए 51 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अगर दोस्तों 51 नंबर को पढ़ेंगे, हम कह रहा है नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं नींद के अध्ययन को? कहते हैं हिप्नोलॉजी। याद करिएगा दोस्तों आप यहाँ पर, हिप्नोलॉजी। अगर दोस्तों इसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, इन्हीं ऑप्शन को देखते हुए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन, ठीक है, मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन और उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या आता है? न्यूरोलॉजी के, ठीक है। अगर बात की जाए नाड़ियों की और तंत्रिकाओं की तो आएगा न्यूरोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो आपने 2 याद कर लिए, चलिए 2 ही बात देखिए, आगे देखेंगे इसके बाद। 52 नंबर देखिएगा, विटामिन डी की खोज किसने किया था? अब दोस्तों आपसे पूछा गया विटामिन डी की खोज किसने की थी? किसने की थी? हॉपकिंस ने की, ठीक है, हॉपकिंस ने की थी। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए विटामिन डी का नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज, ठीक है, सिर्फ विटामिन, तो किसने की थी? फंक ने की विटामिन की खोज। कब की थी? 1911 में। दोस्तों मैंने इस प्रकार से आपको इतने प्रश्न आपको बताए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन ए और बी, इसकी खोज किसने की थी? इसकी की थी मैकुलन, ठीक है, मैकुलन ने की थी ए और बी की खोज। तो आपने अच्छी तरीके से यहाँ याद कर लिया होगा। आगे देखिए 53 नंबर दोस्तों है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? किसे? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कंडरा, ठीक है, कंडरा कहलाता है। 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वहित रोग नहीं है? कौन सा खाद्य वहित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इन्फ्लुएंजा जो है खाद्य वहित रोग नहीं है। और अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है हैजा, तो हैजा किससे होता है? हैजा होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। तो हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो आप हैजा को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों जो आपके लिए आया है वो कौन सा है? 55 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%, ठीक है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 78% अगर बात करें क्या है? नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और इसके साथ ही अन्य गैसें भी मौजूद हैं। तो आपने यहाँ से देख लिया होगा। आगे देखिए 56 नंबर दोस्तों यहाँ पर है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में DNA का अर्थ क्या है? DNA का अर्थ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब दोस्तों ऐसा कहा आपसे कि RNA का क्या फुल फॉर्म है? तो RNA का मतलब है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, सिर्फ इतना, ठीक है, इतना ले लीजिए, ठीक है, इतना राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखिए दोस्तों 57 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल के में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? अब आर्द्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बी में लगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर काम क्या होता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है ग्रेवीमीटर। ग्रेवी क्या होता है? ये तेल को मापता है पानी में, ठीक है, बात समझिए, पानी की सतह पर जो तेल
तैरता रहता है, ठीक है, क्योंकि पानी में तेल नहीं डूबता है, तेल ऊपर पर रहता है, तो तेल को मापता है कौन? ग्रेविमीटर। और दोस्तों इसके बाद आपका है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर क्या होता है? ये घनत्व ज्ञात करने में क्या आता है, ठीक है, डेंसिटी मीटर घनत्व को मापता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको चारों के बता दिए काम क्या क्या होते हैं। आप अच्छी तरीके से इनका नोट्स बनाइए और याद करिए इन्हें। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? एक होता है नीला रंग, ठीक है, एक होता है ब्लू और एक होता है आपका है रेड। नीला और एक कैसा होता है? लाल। नीले को दोस्तों मत लिखिए, यहाँ पर आप कर दें बैंगनी, ठीक है, बैंगनी। एक होता है बैंगनी, एक होता है लाल। अगर दोस्तों प्रकीर्णन की बात करें तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है, और लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, बैंगनी का सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन, लाल का सबसे कम होता है। आगे देखिए 59 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, जूल प्रति किलोग्राम। अब आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, ठीक है, लास्ट के 60 नंबर तक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। 60 में पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक क्या है, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक क्या है, तो कौन सा है वृहद पोषक? तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इतने लिखे हुए हैं, तो इसमें सी वाला कट होगा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया इससे 25 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके डिटेल से बताया है, जिससे कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।